हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी की एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, हम अपने सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर पाएंगे और हमें यह भी पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है और हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें एलिजाम्पे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो भारतीय विधान परिषद के सदस्य थे उन्हें बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। विधान परिषद के सदस्य 6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने रांची में 1934 में। सबसे पहले स्वराज पार्टी ने मई 1934 में रांची में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि जो भारतीय संविधान सभा है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी और भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है ए 16 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में और ऑप्शन डी 25 भागों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग हैं। अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं या भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो वो सही आंसर होगा 22 भाग। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं तो उसका सही आंसर होगा 25 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में है? ऑप्शन ए 300 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 350 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 400 से अधिक अनुच्छेद और ऑप्शन डी 500 अनुच्छेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग 468 अनुच्छेद हैं, तो इसका सही आंसर है 400 से अधिक अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए कि उस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अगर ऑप्शन में 395 है तो 395 ही होगा, क्योंकि अभी भी संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन कै ख ग इस तरह से जो जुड़े हुए हैं, अगर हम उन्हें गणना करें तो उसमें संविधान में लगभग वर्तमान में 468 अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में संविधान में गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं। इसका आंसर 400 से अधिक अनुच्छेद क्यों सही है? क्योंकि यहाँ 395 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसमें वही पूछा है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल की गई हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन है ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान की सही वस्तु स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किए गए थे। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की जो सही स्थिति थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन है ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता और ऑप्शन डी शासन अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संप्रभुता। राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है संप्रभुता। राज्य कहलाने के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहला एक निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। इन सभी चारों तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग और सरकार, इन तीनों तत्वों के होते हुए भी यदि कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं माना जाएगा। तो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने के लिए किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन है ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1951 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950 में। जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? यानी संविधान में हमारे राष्ट्र को किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन है ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया और ऑप्शन डी भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत और इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र को भारत और इंडिया नामों से जाना जाता है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो संविधान में हमारे राष्ट्र को भारत तथा इंडिया नामों से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शन है ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 2। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में किए गए हैं और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन है ए एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी निर्वाचित सरकार और ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का पृथक्करण। किसी भी उदार लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है वो करता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण का मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो सरकार के 3 अंग होते हैं। इन तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है और तीनों अंग अपनी शक्तियों का उपयोग संविधान के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो दूसरा अंग उसे रोकने की कोशिश करता है, यानी तीनों अंग एक दूसरे पर संतुलन की स्थिति बनाए रखते हैं। तो किसी भी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की जो सर्वोत्तम सुरक्षा को निश्चित करता है वो करता है शक्तियों का पृथक्करण, जिससे तानाशाही को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ऑप्शन है ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान में शामिल किए गए हैं उनका उद्देश्य है देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? ऑप्शन है मतलब कथन नंबर 1 है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए किसी भी विधायी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। कथन नंबर 2 है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी बिल्कुल गलत है। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अलग है और जो विधिक कर्तव्य हैं वो अलग है। मौलिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य दोनों संबंधित नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ संबंधित नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मूल कर्तव्य के विषय में इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो है भारत का राष्ट्रपति, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन है ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 66 में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में।
आर्टिकल 53 है हमारे संविधान का, वो कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। तो ये कथन गलत है। कथन नंबर 2 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसका वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 75 में। कथन नंबर 3 है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और कथन नंबर 4 है यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये कथन भी बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उन्हें संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4 कथन सही है, जबकि एक कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मात्र 2, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में। भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर परामर्श देता है वो देता है अटॉर्नी जनरल, और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए ये आयु 30 वर्ष है। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 220, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 210 और ऑप्शन डी 250। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 250। जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250, जबकि वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ऑप्शन है ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में और ऑप्शन डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। आर्टिकल 87 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है वो देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। किसी भी सामान्य निर्वाचन के बाद जो संसद का सदन का वो होता है प्रथम सत्र होता है, उसमें और प्रत्येक जो वर्ष प्रारंभ होता है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने पर प्रथम सत्र में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में जो अभिभाषण देता है वो देता है राष्ट्रपति। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से रिवाइज किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।